स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा जो जारी की गई है, ठीक है? जो कि क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं, जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उनका आज हम कुछ इसका एमसीक्यू प्रश्न जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनको हल करेंगे हम, ठीक है? पार्ट 1 पार्ट 2 में अगला वीडियो बनाएँगे, तो उसमें हम सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। आज हम ऑब्जेक्टिव का हल करते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। तो जो भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, वो सब चैनल में जुड़ जाएँ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हमारे चैनल में आए हैं तो। आइए इसका हल करने से पहले कुछ जो निर्देश हैं उसे मैं पढ़ता हूँ। इसे देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको निर्देश पता ना हो तो आप लोग एग्ज़ाम में इधर-उधर ज़्यादा कुछ ज़्यादा लिख दिए, कहीं कम लिख दिए, ठीक है? ऐसा होता है। देखिए आपके लिए जो इसका फुल मार्क्स है तो आपको 80 नंबर का रहता है, वो आप जानते हैं, ठीक है? अब इस समय आपको 3 घंटा मिलेगी। आपके लिए जो समय है, वो समय जो है 3 घंटा मिलेगा, ठीक है? उसके बाद जो है आइए देखते हैं इसका देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको 52 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी 52 है और इस प्रश्न में 4 खंड आपके रहेंगे ए, बी, सी, डी, ठीक है? कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगी और 30 प्रश्न जो रहेंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मतलब एमसीक्यू टाइप के रहेंगे, ठीक है? और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प मिलेंगे आपको, ऑप्शन दिए रहेंगे। इनमें से आपको एक ही उत्तर उसको एक सही जो उत्तर लगे उसका आपको चयन करना है और उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है? और सेक्शन बी में 31 नंबर से स्टार्ट रहेगा प्रश्न संख्या, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब बहुत अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब अगर 8 प्रश्न है उसमें, तो आपको 6 ही लिखना है, आठों नहीं लिखना है, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, अब सेक्शन सी में देखते हैं। सेक्शन सी में है कि 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है? मतलब शॉर्ट टाइप आंसर रहेगा, मतलब थोड़ा-सा बड़ा लिखिएगा, मतलब वो तो वीएसटी था वो। अति लघु अब इसमें कि इनमें से भी 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है? और सेक्शन डी में है 47 से 52 तक, इसमें आपको जो है 5 अंक इसके मिलेंगे और इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 4 प्रश्न मतलब मान लीजिए इसमें 6 प्रश्न है, तो आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। बढ़ने से इसको हल करने से पहले जो भी हमारे सा च वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि पूरे यूरोप के इतिहास में कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो यूरोप में एक राष्ट्रवाद की झलक देखने को मिली थी, ठीक है? जो कि फ्रांस से शुरुआत हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से ही लोगों में राष्ट्रवाद की जागरूकता बढ़ी। मतलब वो लोग राष्ट्र के प्रति सोचने लगे, ठीक है? तो ये हुआ था आपका 1789 में 14 जुलाई को, ठीक है? याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसे किया है? ठीक है? इसे राष्ट्र नेशनलिज्म यहाँ देखिए ब्लड एंड आयरन हू फॉलोड द पॉलिसी मतलब इस पॉलिसी को किसने फॉलो किया है? ठीक है? मैजिनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने, काबूर ने किसने इसको फॉलो किया? इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आप लोग को पता होना चाहिए। हिंद स्वराज एक पुस्तक थी किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है ये। ऑप्शन देखते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? आइए इस पुस्तक के बारे में आपको बता दूँ। ये पुस्तक जो लिखने वाले थे, वो दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा पर जब गए थे उस टाइम वो वहाँ पर लिखे थे, ठीक है? और इसके लेखक जो है, हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं मतलब
महात्मा गांधी, ठीक है? चलिए, कब लिखे थे ये? ये लिखे थे 1919 में लिखे थे, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रूर जलियांवाला नरसंहार क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? चलिए, जलियांवाला नरसंहार मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग जो पढ़ रहे हैं, वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं अमृतसर, मेरठ, लाहौर, दिल्ली। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे आपके दिमाग में जैसे प्रश्न आप सुने, तो इसका आपको तिथि, साल, क्यों हुआ था, ये सारा चीज़ मन में आ जाना चाहिए, ठीक है? जब इस पर जब बड़ा क्वेश्चन लिखने का आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने का आएगा, तो आप इसको अपनी भाषाओं में के माध्यम से जो आप जानते हैं, जानकारी आपके दिमाग में है, उसको शब्दों में उतारें, ठीक है? अपने स उतारें और अपने से उत्तर दीजिए, रटा-रटंती विद्या मत दीजिए। जो गेस्ट पेपर में जो रट के जाते हैं आंसर, वो आंसर मत लिखा करिएगा एग्ज़ाम में, अपना आंसर दीजिएगा। चलिए, तो फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। जब सब्जेक्टिव की बात करेंगे तब उसका चर्चा करेंगे, ठीक है? फिर भी देखिए, तो ये संहार हुआ था आपका 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 का दिन था वो, ठीक है? अब देखिए, ये हुआ था अमृतसर में। बात क्या है कि देश में रॉलेट एक्ट लगा हुआ था, ठीक है? लोगों को कहीं भीड़ में निकलने का, एक जगह जमा होने का ये आदेश नहीं था, ठीक है? देश में मार्शल लॉ लागू हुआ था और अमृतसर जैसे गाँव पहले मीडिया थी नहीं, प्रिंट मीडिया, अभी जिस तरह से मीडिया फैली हुई है, तो लोगों को पता नहीं चला और वहाँ बैसाखी का मेला भी चल रहा था पंजाब में। तो अमृतसर के मेले में सभी लोग जमा हुए थे, ठीक है? कुछ लोग उसका विरोध में भी जमा हुए थे, रॉलेट एक्ट का काला कानून जो था उसका विरोध भी करना है और कुछ लोग मेले के उत्साह में भी जमा हुए थे। तो वहीं पर जनरल डायर पहुँच गए कुछ सेना लेके और उन्होंने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया था, ठीक है? और बहुत लोग मर गए थे, मतलब कहा जाता है कि एक ही दरवाज़ा था, उस दरवाजे को बंद कर दिया गया और जब जलियांवाला बाग में जो कुआँ था, सभी लोग जान बचाने के उद्देश्य से कुआँ में कूद गए, लेकिन वो कूदने के बावजूद भी वो डर के मारे कूदे थे, लेकिन वो बचने के लिए लेकिन बच नहीं पाए थे। बहुत बड़ा हत्याकांड था ये, ठीक है? नरसंहार। तो इस पर बोला पूछा जाएगा आपको गोली चलाने मतलब सैनिकों को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था, ठीक है? तिथि कौन-सा था? 13 अप्रैल 1919 सारा चीज़ माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है? अमृतसर में हुआ था, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्क रूट, अगला प्रश्न है 5 नंबर, सिल्क रूट का क्या अर्थ है? देखिए, सिल्क रूट कहने का मतलब है ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ठीक है? देखिए, चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, एशिया को अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। देखिए, जो सिल्क मार्ग था ना, उस रास्ते से सिल्क ले जाया जाता था, मतलब व्यापारी लोग रेशम ले जाया जाता था, ठीक है? भारत से रेशम ले जाता था, ठीक है? तो जिस रास्ते से ले जाता था रेशम को, उसको उस रास्ते को सिल्क रूट कहा गया, ठीक है? सिल्क मार्ग कहा गया। अब ये क्या था? चीन और रोम को जोड़ने वाला मार्ग था, ठीक है? चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क था ये, ठीक है? इसी रास्ते से रेशम का क्या बोलते हैं उसको, निर्यात होता था, ठीक है? मतलब व्यापारी ले जाते थे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक महामंदी देखिए 1933 में, 1932 में, 1929 में, 1931 में। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? इसका हो जाएगा 1929 में हुई थी, ठीक है? आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, आलू अकाल किस देश में हुआ था? आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को पता होना चाहिए आलू का जो अकाल हुआ था, कहाँ हुआ था? ठीक है? ऑप्शन चारों हैं इंग्लैंड इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, अमेरिका हो गया। तो आलू का अकाल कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? ठीक है? पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा लाया लाया गया था, ठीक है? कहाँ लाया गया था? तो गोवा में लाया गया था, 1556 में लाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, फारस, भारत, चीन, सूरीनाम। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे अच्छा जो कपास की किस्में थी, वो भारत में उत्पादन की जाती थी, ठीक है? यहीं से लोग निर्यात करते थे, विदेश ले जाते थे, मतलब अंग्रेज लोग, जो भी व्यापारी यहाँ आते थे, वो बैलगाड़ी के माध्यम से या और किसी माध्यम से वो इसको यहाँ से निर्यात करते थे, ठीक है? ले जाते थे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में
सॉरी लेटराइट मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेटराइट मिट्टी, ठीक है? चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। बीच बचाओ आंदोलन क्या था? बीच बचाओ आंदोलन क्या था? ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरित क्रांति हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर प्रश्न है, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है, ठीक है? ऑप्शन देखते हैं 1/4, 2/4, 3/4 इनमें से कोई। तो आपको पता चल गया होगा 71% अर्थात 3/4, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? ठीक है? तो ऑप्शन देखते हैं रबड़, कपास, जूट, कहवा। देखिए सुनहरा रेशा जो है वो जूट को कहा जाता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा किसे प्राप्त है? इसमें से चारों जो देश है यहाँ पर देखिए रूस है, चीन है, अमेरिका है, भारत है। तो इन चारों देशों में पवन महाशक्ति का दर्जा किसे प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो देखिए जूट सबसे ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है? राजमार्ग 5, राजमार्ग 7, राजमार्ग 1 इनमें से कोई नहीं, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं है, ठीक है? देखिए इसका आंसर होता है, आपको बताते हैं NH-44 होता है, ठीक है? याद रखिएगा इसका सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है NH-44 होता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर हो गया। चलिए 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तमिल, सिंहली, बौद्ध इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं वो जो कौन थे? वो सिंहली थे, ठीक है? वहाँ की भाषा भी सिंहली है श्रीलंका की, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोखरन बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है ये पोखरन। भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, झारखंड। कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान में, ठीक है? कौन से जिला में है? जैसलमेर जिला में है, ठीक है? याद रखिएगा जैसलमेर जिला में है। और ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 1774 में परमाणु परीक्षण किया गया था। उस टाइम प्रथम बार किया गया था, ठीक है? और उस टाइम प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी, ठीक है? और दूसरी बार किया गया इंदिरा क्या बोलता है ये अटल बिहारी वाजपेयी के काल में किया गया, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7वीं, ठीक है? चलिए ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। भारतीय समाज माना जाता है, कैसा समाज माना जाता है? एक मातृसत्तात्मक समाज, एक पितृसत्तात्मक समाज, एक समाज, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय समाज जो है एक पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है, ठीक है? मतलब पुरुष प्रधान समाज ये माना जाता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 21 नंबर प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? ठीक है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य, उपरोक्त सभी। देखिए भारत जो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा चारों सही है, मतलब तीनों सही है, उपरोक्त सभी, ठीक है? मतलब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, मतलब सभी धर्मों का यहाँ सम्मान मिलता है, और एक कल्याणकारी राज्य है, मतलब सभी का भला होता है, ठीक है? चलिए आंसर हो जाएगा चारों। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, बामसेफ किसका आंदोलन था? देखिए बामसेफ जो है ये आंदोलन किया गया था गरीबों के लिए, ठीक है? बामसेफ किसका आंदोलन था? देखिए खास करके ये आंदोलन जो किया गया था ये कर्मचारी के लिए किया गया था, ठीक है? चलिए कांसीराम जो है कांसीराम, ठीक है? उनके द्वारा किया गया था ये, सबसे पहले कर्मचारी के द्वारा किया गया था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो आप लोग पढ़े होंगे राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है क्या? राष्ट्रपति देता है क्या? संसद देता है क्या? न्यायपालिका देता है? कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न तक हम 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? देखिए एक दलीय शासन कहने का मतलब क्या होता है जानते हैं? एक ही पार्टी की सरकार है, वो एक पार्टी की सरकार केंद्र में है
तो पूरे जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में वही पार्टी सरकार चलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे देश में चल रही है कि वो केंद्र में बीजेपी है, झारखंड में जेएमएम है, बिहार में तो खैर एनडीए सरकार है, से केरला में सीपीएम की सरकार है, कहीं और कोई और सरकार है, ठीक है? इस प्रकार से नहीं, अगर एक दलीय शासन मतलब वहाँ पर अगर बीजेपी है केंद्र में, तो जितने भी 2800 राज्य हैं, सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, ठीक है? एक दलीय। तो इनमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, इसमें से कौन से देश में एक ही पार्टी की सरकार चलती है पूरे भारत देश में? ठीक है? तो ये हो जाएगा चीन, ठीक है? चीन में वामपंथी सरकार है, सीपीएम की सरकार है। अगर चीन ऑप्शन में ना रहे तो उत्तर कोरिया हो गया, ठीक है? ये भी यहाँ भी एक ही पार्टी की सरकार चलती है, उत्तर कोरिया, याद रखिएगा, ठीक है? लेकिन सेट के अनुसार हम इसका आंसर जो यहाँ है वही हम बताएँगे ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है? बाकी ये सब और भी है, उत्तर कोरिया है और सारे देश हैं जहाँ एक दलीय शासन चलती है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत के लोकतंत्र में सफलता में क्या बाधा है? ठीक है? गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, उपरोक्त सभी। देखिए, भारत की लोकतंत्र में जो बाधा बनती है, वो क्या बनती है? सभी बनती है। अगर हम यहाँ ज़्यादा गरीब है, मतदान का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे वोट चोरी हो रहा है, ठीक है? अभी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, वोट चोर, ठीक है? इसका दुरुपयोग हो रहा है मतदान का। अशिक्षा है, अनपढ़ ज़्यादा हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं। इसका सारा जो है कारण बनता है यहाँ पर, ठीक है? लोकतंत्र फिर एक सफल लोकतंत्र नहीं बनेगा, मजबूत लोकतंत्र नहीं बनेगा देश का, ठीक है? चलिए, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है? 2005 में, 2004 में, 2003 में, 2006 में। तो देखिए, रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, इसे हम आज मनरेगा कहते थे, ठीक है? मनरेगा के नाम से अभी तक हम जानते थे, ठीक है? लेकिन भारत की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदल के पूज्य बापू स्वरोजगार योजना कर दिया गया है, इसका नाम बदल के, ठीक है? इसका शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी, ठीक है? 2005 में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी, ठीक है? उन्होंने इस योजना को लाई थी 2005 में, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, उस टाइम इसका नाम नरेगा था, ठीक है? उसके बाद मनरेगा जोड़ा गया, महात्मा गांधी जोड़ा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है? अब इसका नाम कर दिया गया पूज्य बापू, नाम बदल दिया गया, ठीक है? अब 28वां प्रश्न देखिए, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? मुद्रा मतलब नोट कौन जारी करता है, ठीक है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। कौन जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? देखिए, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा, मुद्रा, धातु मुद्रा, शाख मुद्रा क्या कहलाती है? देखिए, इंग्लिश देख लीजिए, पेपर मनी, मनी, मेटालिक मनी, क्रेडिट। देखिए, कागज से जो मुद्रा बनेगा उसे मेटालिक नहीं कहेंगे, मनी क्रेडिट मनी उसे हम क्या कहेंगे? पेपर मनी कहेंगे, मतलब पत्र मुद्रा कहेंगे, कागज की मुद्रा कहेंगे, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब आरटीआई। अगर हम किसी ऑफिस में आरटीआई करते हैं तो हमको वहाँ से सूचना मिलती है, ठीक है? ये जो बहुत अच्छा ये अधिनियम था, योजना था ये, इसको लाया गया था अक्टूबर 2005 में। ये कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई थी योजना। बहुत ही अच्छी योजना थी, ठीक है? जिसका अभी आज हम लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं। आरटीआई कहीं लगाते हैं किसी दफ्तर में, तो उसका हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है? तो ये लगा था 2005 में, अक्टूबर 2005 को तिथि था 12 अक्टूबर, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, तो ये 30वां प्रश्न का हम हल कर लिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। अगले वीडियो में हम इसके सारे जो भी हैं सब्जेक्टिव उसका हल करेंगे। हमारे वीडियो को देखने का धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।